So, hello guys, today we are going to learn about sputum examination यानी बलगम की जांच कैसे की जाती है। क्लिनिकल स्पुटम एग्जामिनेशन का उद्देश्य श्वसन तंत्र के निचले हिस्से में संक्रमण के कारणों व अन्य कुछ बीमारियों का पता लगाना है। नॉर्मल वे में हम इसे यूँ कहते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके निचले हिस्से में कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, इसलिए हम स्पुटम एग्जामिनेशन करते हैं। यह एक नैदानिक उपचार की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए एक प्रभावी उपकरण भी प्रदान करता है। मतलब क्या है इसका कि अगर कुछ दिनों बाद इलाज के बाद दोबारा बलगम की जांच की जाए और उसमें कीटाणुओं की संख्या कम मिले तो इसका मतलब यह है कि इलाज सही दिशा में जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि स्पुटम सैंपल को कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हमें बहुत से छोटे मोटे रूल फॉलो करने पड़ते हैं जो कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट, सैंपल को 30 to 50 ml वाले ऐसे कंटेनर में एकत्र किया जाना चाहिए जो कीटाणु रहित, पारदर्शी, प्लास्टिक व लीक प्रूफ होना चाहिए। एक कंटेनर आता है नॉर्मली 30 to 50 ml का प्लास्टिक का, वो जब भी आप लैब में काम करोगे तब आप देख पाओगे। बलगम के नमूने गैर संक्रामक या आक्रामक विधि का उपयोग करके प्राप्त किए जा सकते हैं। नॉन इन्वेसिव मेथड यानी कि गैर आक्रामक विधि। पेशेंट्स को सैंपल लेने के लिए स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए जिसमें ओरल सेक्रेशन और बलगम के बीच में अंतर को समझाया गया हो। अब जब भी हम पेशेंट को कहते हैं कि इसमें स्पुटम लेके आओ तो हमें एक तो अपनी लोकल लैंग्वेज में उनको समझाना होता है कि स्पुटम क्या होता है, तो उन्हें हमें बताना होता है कि इसमें कफ लेके आओ और जो लार है वो नहीं लानी होती, जो हमारा कफ होता है गले से जो निकला हुआ होता है वो लाना होता है ना, इसमें खांसना पड़ता है, तो उनको अच्छे से समझाना होता है। सेकंड थिंग कि इंस्ट्रक्शन लिग फ्लैट, इसका मतलब क्या होता है कि कोई चित्र वगैरह ऐसे जो पैम्पलेट होते हैं ना, अगर आप जिस जगह काम कर रहे हो वहाँ पर अगर ये अवेलेबल है तो आप वो पोस्टर या वो फोटोग्राफ्स आप उनको दे सकते हो पेशेंट को समझाने के लिए और उनको मतलब ऐसे पता चल जाए कि क्या लाना है। तो इसमें क्या है कि प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए फ़ोटोग्राफ्स वाले पर्चे का उपयोग करना चाहिए ताकि मरीज़ सही तकनीक समझ सके। नेक्स्ट आता है कि आइडियल टाइमिंग। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यू नो। सैंपल सुबह के समय लेना सबसे अच्छा होता है, कारण रात भर फेफड़ों में स्त्राव जो है वो जमा हो जाता है जिससे कीटाणुओं का पता लगाना आसान होता है। सैंपल सोकर उठने के तुरंत बाद और कुछ भी खाने पीने या माउथ वॉश करने से पहले करना चाहिए। तो ये सारे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है ये आपको पेशेंट को समझाने होते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ स्पुटम कलेक्शन। मरीज़ को नाक से गहरी सांस लेने और मुंह से छोड़ने के लिए कहें ताकि फेफड़ों में जमा स्त्राव जो है वो ढीला हो सके। मरीजों को जोर से खांसने के लिए कहें ताकि सैंपल निचले हिस्से श्वसन मार्ग से प्राप्त हो सके। इसमें कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। जोर से खांसने के लिए कहें ताकि सैंपल निचले हिस्से श्वसन मार्ग से प्राप्त हो सके। मरीज़ को सैंपल स्पेसिमेन पोर्ट में थूकना चाहिए और दूषण से बचने के लिए कहे ताकि तुरंत ढक्कन बंद करना चाहिए। मतलब जब भी पेशेंट इकट्ठा करता है स्पुटम या बलगम जो भी आप कहते हो, तो वो जस्ट इकट्ठा करने के बाद उसको अच्छे से बंद करना चाहिए और उसके लिए एक सेपरेट जगह होनी चाहिए और वो पॉट होना चाहिए ताकि और कोई इन्फेक्शन ना फैले और दूसरों को ये इन्फेक्शन ना हो ना। यह सुनिश्चित करें कि सैंपल बलगम है जो स्पुटम है वो जो अपना कफ होता है ना वो, ताकि न कि लार हो, क्योंकि लार से गलत परिणाम मिल सकते हैं। 3 अलग अलग दिनों में 8 से 24 घंटे के अंतराल में गहरी खांसी वाले 3 बलगम के नमूने एकत्र करने चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है कि 3 अलग अलग दिनों में 8 से 24 घंटों के अंतराल में 3 सैंपल जो है अपन को इकट्ठे करने होते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली लैब में ऐसा नहीं होता है, आप एक सैंपल से भी पता लगा सकते हो, बट बुक में लिखा हुआ है इसलिए मैंने भी आपको बता दिया है ना। कंटेनर पर मरीज का नाम, जन्म तिथि और संग्रह की तारीख, समय लगाए। उनके कहने का मतलब है कि बार कोड लगाना चाहिए आपको, या फिर अगर बार कोड नहीं लगाते हैं तो पेशेंट का नाम, उसका सरनेम और उसकी एज, उसका जेंडर और जो डेट पे आप रिसीव कर रहे हो वो सब लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आक्रामक विधियाँ कौन सी होती है? अब आक्रामक विधियाँ जो डॉक्टर के द्वारा की जाती है, एक जिसमें पेशेंट खुद करता है
और दूसरा जिसमें उसका कफ बनता नहीं है, पर अब अपन को इसका जो स्पूटम एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए हमें कुछ वैज्ञानिक विधियाँ जो होती है वो करनी होती है। तो सबसे पहले होता है इंडक्ट स्पूटम यानी कि प्रेरित बलगम। इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक नेबुलाइज के माध्यम से 10 ml गर्म स्टेराइल हाइपरटोनिक सैलाइन को भाप के रूप में सुंघाया जाता है जिससे खांसी आती है। इसे इंडक्ट लेबल करना ज़रूरी है क्योंकि यह देखने पर लार जैसा पतला हो सकता है। नॉर्मल जो बच्चों को जुकाम होता है तो अपन नेबुलाइज करते हैं ना, स्टीम देते हैं, तो ये भी वही विधि है बस, ठीक है। और फिर सेकंड आता है ब्रोंकोस्कोपी। यह क्या है कि यह एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें एक स्कोप के जरिए श्वसन नली के अंदर देखा जाता है। इसका उपयोग तब होता है जब पिछले परिणाम नकारात्मक आए हो लेकिन बीमारी का संदेह बना होता है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं स्पूटम एनालिसिस। स्पूटम एनालिसिस मतलब स्पूटम कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं, उनको क्या नाम दिया गया है। फर्स्ट है म्यूकोइड। अब म्यूकोइड क्या होता है, बलगम युक्त या उसके जैसा दिखने वाला प्यूलुलेंट, इसमें एक पस होता है और कॉन्टेनिंग पस जिसे अपन कहते हैं, मतलब बिल्कुल गाढ़ा सा और वैसा पस तो आप जानते ही होंगे। एक होता है प्यूलुलेंट कॉन्टेनिंग पस एंड म्यूकस, मतलब इसमें दोनों ही होते हैं, पस भी होता है म्यूकस भी होता है। फ्रोथी यानी कि जागदार। जब आप लैब में काम करोगे और आप जब स्पूटम टेस्ट एक भी स्टेन करोगे तब आपको ऐसे बहुत से सैंपल दिखाई देंगे। फ्रोथी यानी जागदार दिखाई देने वाला, जिसमें बहुत सारा जाग होता है, उसमें लार ही होता है, नॉर्मली सलाइवा होता है। नेक्स्ट आता है विस्कस यानी क्या होता है, चिपचिपा, जो कि गाढ़ा और चिपचिपा होता है। गाढ़ा और चिपचिपा नॉर्मली जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके। स्पूटम कई रंगों और स्थिरता में हो सकता है, यह कुछ स्थितियों को परिभाषित करने में मदद करता है। एग्जाम्पल्स जैसे एक होता है क्लियर स्पूटम। क्लियर बोले तो आर पार दिख जाता है, बिल्कुल एकदम साफ होता है, जिसका कोई कलर नहीं होता। साफ बलगम आमतौर पर सामान्य होता है, हालांकि कुछ फेफड़ों के रोगों में यह बढ़ सकता है। मतलब ये नॉर्मल होता है, अगर कोई नॉर्मल इंसान ये टेस्ट करवाने जाएगा तो वैसे भी रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी, और ये सामान्य लोगों में होता है। नेक्स्ट आता है डार्क येलो और ग्रीन स्पूटम। ये बिल्कुल जब अपन को खांसी होती है या कफ वाली खांसी होती है तो जो कफ निकलता है ना, इसका कलर बिल्कुल वैसा होता है। निचले श्वसन मार्ग के बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे निमोनिया के परिणाम स्वरूप हरे स्पूटम का उत्पादन हो सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में पीला हरा बलगम सामान्य है। नेक्स्ट है ब्राउन स्पूटम। ब्राउन स्पूटम टार की उपस्थिति के कारण होता है। अब टार क्या होता है कि जो लोग धूम्रपान या बीड़ी सिगरेट जो भी पीते हैं तो उसमें ये स्थिति होती है टार का। जब तक अब तक जो मैंने पढ़ा है इसका मतलब यही होता है ना। तो ब्राउन स्पूटम टार की उपस्थिति के कारण होता है, जो कभी कभी धूम्रपान करने वाले लोगों में पाया जाता है, या पुराने खून की उपस्थिति के कारण बलगम भूरा या काला भी दिखाई देता है। नॉर्मली काला तो नहीं होता है, भूरा ही होता है। ब्राउन स्पूटम ब्लैक लंग डिजीज़ में भी आम है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों की एल्वियोली में तरल पदार्थ और केशिकाओं की थोड़ी मात्रा में रक्त रिसाव होने लगता है। रक्त रिसाव होने का क्या मतलब है कि जो एल्वियोली और केशिकाएं यानी कि जो कैपिलरीज होती है ना छोटी छोटी, उसमें जो ब्लड का लीक होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि कलर कौन सा है, पिंक स्पूटम। पिंक स्पूटम कैसा होता है, विशेष रूप से जागदार गुलाबी बलगम पल्मोनरी एडिमा में आ सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों के एल्वियोली में तरल पदार्थ और रक्त स्राव की थोड़ी मात्रा रिसने लगती है, यानी कि रिसाव यानी कि लीक होना। नेक्स्ट है ब्लडी स्पूटम। अब ब्लडी स्पूटम कैसा, जिसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। बलगम में खून आना फेफड़ों के कैंसर का पहला संकेत है। यह पल्मोनरी ट्यूबरक्लोरोसिस यानी कि टीबी और फेफड़ों के फोड़े यानी फेफड़ों के अंदर जो छाले या कुछ होते हैं ना, तो उसके साथ भी हो सकता है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली रस्टी यानी कि जंग जैसा रंग होता है, एकदम नॉट सो रेडिश नॉट सो ब्राउन। जंग जैसा दिखने वाला प्यूरुलेंट बलगम न्यूमोकोकल निमोनिया का संकेत है, एक तरह की बीमारी है जो नॉर्मली ठीक हो सकती है। अब हम बात करते हैं ओडोर यानी कि गंध। सामान्य स्पूटम जो होता है वो गंधहीन होता है,
दुर्गंध युक्त बलगम बैक्टीरियल संक्रमण की ओर इशारा करता है। जब आप लैब में टेस्ट करोगे या जब भी आपकी इंटर्नशिप होगी और आप जब सीखोगे तो उसमें आप ये सारी चीज़ें देखोगे। जब अपन स्पूटम का टेस्ट लगाते हैं और अगर उसमें से स्मेल नहीं आ रही है तो नॉर्मली वो एक स्टेन जो होता है वो नेगेटिव होता है। अदरवाइज़ अगर इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है वैसे नॉर्मली तो आती है, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और जब भी आप ये चीज़ करते हो आपको हमेशा मास्क वियर करना चाहिए। उसके बाद ही आपको ये जो टेस्ट होता है स्पूटम एग्जामिनेशन का वो करना चाहिए। नेक्स्ट है चिपचिपाहट यानी विस्कोसिटी। सामान्य बलगम पतला और पानी जैसा होता है। अस्थमा के मरीज़ का बलगम बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनका बलगम बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है। वॉल्यूम, सामान्य रूप से बलगम बहुत कम मात्रा में बनता है। ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, टीबी जैसी बीमारियों में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। नॉर्मली जब आपको खांसी या कुछ होती है तो उसमें भी आप जो ये मात्रा है वो बढ़ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जो नोट्स मैंने तैयार किए हैं ये DMLT फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, क्लिनिकल पैथोलॉजी के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे हिंदी मीडियम में नोट्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो इनसे पढ़ सकते हैं ना। If you like this video, please subscribe this channel, and yeah, thank you so much for watching.